हरम शरीफ से हर हफ्ते सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राम मोहन शर्मा। महिला उत्पीड़न के मामले हमारे समाज में रोज की बात हो गई है, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं। कई बार कहा यह जाता है कि महिलाएं अपने हक, अपने अधिकारों को नहीं पहचानती और इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। लेकिन शायद पढ़ी लिखी और समझदार महिलाएं भी कुछ इस तरह इस चीज का शिकार हो जाती हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आता कि वो आखिर करें तो क्या करें। आज ठीक ऐसा ही एक मामला हम भी उठा रहे हैं। इसमें इंसाफ अपने हक की लड़ाई में पीड़िता लगभग अपना सब कुछ खो चुकी हैं, लेकिन अब भी उन्हें इंसाफ का इंतजार है। जी हाँ, नैना सरकार वो महिला जो अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जानती भी है और पहचानती भी है, लेकिन अपने हक की लड़ाई में कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, आज इसी की करेंगे पड़ताल। चैनल 1 न्यूज के मजबूत इरादे, बढ़ते कदम। लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले की एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही ये भी आपको बताना चाहते हैं कि क्यों पीड़िता को यह सब कुछ करने की जरूरत पड़ी। असम की रहने वाली नैना सरकार की शादी प्रदीप सरकार नाम के इस शख्स से तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी। हालांकि ये नैना और प्रदीप दोनों की दूसरी शादी थी, लेकिन अपने हमसफर से एक अच्छी जिंदगी की चाहत कोई बुरी बात तो नहीं। नैना भी प्रदीप के साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी को महज कुछ दिन ही गुजरे थे कि प्रदीप की अय्याशी की आदतें शुरू हो गई। शराब पीना, शराब पीने के बाद मारना पीटना, यहां तक भी नैना ने बर्दाश्त किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब प्रदीप अपनी ही बीवी को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करने लगा। जबरन अप्राकृतिक सेक्स के लिए दवाइयां खिलाने लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। और अगर इन सब के लिए नैना मना करती तो फिर उसकी जान भगवान के आसरे ही रहती थी। और ऐसा भी नहीं कि प्रदीप सरकार ये सब कुछ रुपए पैसे के अभाव में करता हो। दरअसल प्रदीप एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर काम करता है और उसे तकरीबन 1 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। सवाल अगर केवल पति के जुल्म से जुड़े हों तो कहानी फिर भी आम होती, लेकिन ये कहानी अलग इसलिए है क्योंकि नैना ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसकी आवाज सुनी नहीं गई। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में अब आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ खुद नैना सरकार जी स्टूडियो मौजूद हैं और साथ ही क्रिमिनल लॉयर हमारे साथ अयूब अली जी भी स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। और इस केस की हम जांच पड़ताल की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो सवाल दिखाना चाहते हैं, वो जांच पड़ताल जो हमारी टीम ने की है वो दिखाना चाहते हैं कि आखिर इस पूरे केस के बारे में नैना सरकार खुद क्या सोचती है। तरह तरह की दवाई खाते हैं और सेक्सुअली हैरेसमेंट करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर उनकी मन का ना करो तो वो मारपीट करते हैं और तभी वहीं से सिर्फ सोने को लेके झगड़ा शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है, बाकी कोई बात नहीं है। पैसे मांगो तो सोने की बात करेंगे तब पैसे दूंगा, खर्च भी नहीं देते हैं। वो फिजिकली ज्यादा हैरेसमेंट करते हैं और घर पे लोगों को लाते हैं और घर में ड्रिंक्स करते हैं
डिस्को जाते हैं, नई नई लड़कियां रोज उन्हें चाहिए। दूसरों को गले का चेन खरीद के देंगे, अंगूठी खरीद के देंगे, घर पे एक पैसा खर्च नहीं भेजते। मेरे मम्मी पापा ने इन्हें चूज किया और ये किसी पार्टी में मिले थे मेरे पापा को, जहां उनकी रिटायरमेंट की पार्टी थी, और इसे पता लगा कि 20-30 लाख रुपए पापा को मिले हैं, जिस पार्टी में मैं भी मौजूद थी, पापा के साथ सभी फैमिली थे। तो इन्होंने मुझे देखा और इन्हें पूछा कि मैं शादी करूंगा अपनी लड़की के साथ। मैं अनमेरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। इन्होंने झूठ बोल के मेरे से शादी किया। वो एक अय्याज टाइप का आदमी है, उसको एक आज़ाद जिंदगी चाहिए। वो किसी फैमिली में बंद कर रह ही नहीं सकता है, उसको फैमिली से लगाव नहीं है। वो अगर फैमिली से लगाव होता तो वो अपनी बेटी जो कि इंजीनियरिंग कर रही है, रूबीना सरकार उसका नाम है, और ऋषभ सरकार उसका बेटा है जो 8 साल का, इतना प्यारा है। जी हाँ, उस बच्चों को कोई छोड़ने का दिल नहीं करेगा। जो इंसान अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो सिर्फ अपनी अय्याशी पे जीना चाहता है। में हुई थी और शादी के दूसरे दिन से ही वो टॉर्चर करता था। वो दवा खा के सेक्स करना, फिर गंदी गंदी फिल्म में दिखाता था, बोलता है ऐसा करो ऐसा करो। फिर उसको नहीं करने पे झगड़ा करता था, गला दबा के मारना पीटना। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा चलो ठीक है, बर्दाश्त कर जाती हूँ, फिर बाद में देखा जाएगा, किसी को बोलूँ। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। वो एक गंदा कैरेक्टर का आदमी है जो 20 साल किसी के साथ शादी करके उसको छोड़ सकता है, तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। बोंगाईगांव में मैंने कंप्लेन किया था, जिसकी कॉपी मेरे पास है। दिल्ली में तो हर जगह किया है, दरियागंज में किया है, डीसीपी के पास, आईटीओ ऑफिस, फिर होम मिनिस्ट्री में, फिर वुमेन सेल में नानकपुरा, वुमेन सेल में कमला मार्केट, नबी करीम थाना, पहाड़गंज थाना, हर जगह, लेकिन कहीं कुछ उसका नहीं हुआ। बस वो पैसे देता है और छूट जाता है। पुलिस वाले लेते हैं पैसे, छोड़ देते हैं, बंद करवा देते हैं। नोएडा में मैंने सेक्टर 20 में लिखवाया था, तो उन्होंने तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करा दिया था कि छोड़ दो, रहने दो। मतलब मेरा एफआईआर दर्ज करने से जैसे मना कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली मना करके उन्होंने बंद करवा दिया केस को। तो ये आपने पड़ताल देखी हमारी, और किस तरीके से नैना जी ने एक एक बात हमारे सामने रखी है। खुद नैना जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, और साथ ही साथ अयूब अली जी क्रिमिनल लॉयर हैं, एक लंबा अनुभव उन्हें अदालत कोर्ट कचहरी का है। अयूब जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने नैना जी की अभी बातें सुनी, तमाम जो पहलू हैं इस केस के, वो उन्होंने बताया कि आखिर क्या ऐसे वक्त में आखिर क्या एक पीड़िता कर सकती है, जब तमाम दरवाजे खटखटाने के बावजूद इंसाफ के लिए वो तरस रही हैं। देखिए, ऐसा है कि इनको कई ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर मान लीजिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये कोर्ट जा सकती हैं, और कोर्ट में मजिस्ट्रेट भी पुलिस को आदेश कर सकते हैं कि वो केस रजिस्टर्ड करें और उसको इन्वेस्टिगेशन करें। तो इनके लिए एक दूसरा ऑप्शन खुला हुआ है मेंटेनेंस का। जिस तरह से इनका जो इन्होंने बताया है अपना मामला, उसमें इनके साथ चीटिंग भी हुई है, क्योंकि इनको धोखाधड़ी, इनको छिपा करके कि पहले अनमेरिड था वो, और अनमेरिड बता करके उसने शादी की है, तो इसमें सीधे सीधे 420 का ऑफेंस भी बनता है। इनको सीधे एफआईआर लिखानी चाहिए, कमिश्नर को अप्रोच करना चाहिए। कमिश्नर अप्रोच नहीं करते हैं तो कंसर्न मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना चाहिए, वो केस रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल, केस रजिस्टर कराया जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित भी मौजूद हैं, जो टीम लीडर थे चैनल 1 न्यूज की, उस टीम के जिसने इस केस को जांचा है, परखा है। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जब पहली बार आपकी नैना सरकार जी से मुलाकात हुई, किस हाल में वो थी, कहां पर आप पहली बार मिले, और क्यों आपको लगा कि इस केस में हाथ डालना चाहिए? देखिए, सबसे पहले 27 मई 2012 को नैना सरकार प्रदीप सरकार के द्वारा मारने के बाद नोएडा सेक्टर 20 थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। उस समय अगर हालत की बात करें तो नैना सरकार के चेहरे पे पूरी तरह से सूजन थी, काले निशान थे, नाखून की खरोचों के निशान थे। अपनी दोनों बेटियों के साथ नैना सरकार सेक्टर 20 थाने में मौजूद थी और पुलिस वालों से इस बात को कह रही थी कि वो एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं। लेकिन नैना सरकार की बात माने तो सेक्टर 20 थाने के पुलिस वालों ने
कहीं ना कहीं उनको एफआईआर ना लिखवाने का दबाव बनाया और उसके बाद प्रदीप सरकार से एक साधारण से माफीनामे पे हस्ताक्षर करवाकर नया सरकार को सौंप दिया और उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में प्रदीप सरकार ऐसा कोई काम करता है तो वो उनके पास आए और उसके बाद वो उनकी एफआईआर लिखेंगे। उसके बाद उनकी एफआईआर लिखी जाएगी। नैना जी, अब आपसे हम जानना चाहते हैं, ये जो माफीनामा लिखवाया गया था, इसके बाद क्या रुख रहा प्रदीप सरकार का? कुछ नहीं, कुछ ही दिन, 1 महीने तक ठीक था। उसके बाद 1 महीने में भी मैं जैसे कहा जाए तो मैं बर्दाश्त कर रही थी और फिर 1 महीने बाद 28 तारीख को उसके दूसरे 27 को नोएडा में केस दर्ज हुआ था और 28 को वहाँ पे डिब्रूगढ़ ले जाकर फिर वही मारपीट करके और वहाँ से फरार हो गया। बिल्कुल, तो मारपीट आपसे लगातार की जाती रही, इससे पहले भी की जाती थी, और इसके बाद जब आप प्रदीप सरकार से दूर आई तब आपने कौन से कदम उठाए? जैसा कि आपने बताया कि तमाम जगहों पर आपने जो शिकायतें थी वो दर्ज करवाई। इन शिकायतों के बाद क्या कोई अब हल निकलता आपको दिख रहा है? कुछ नहीं, मैंने 498 का केस डाला था डिब्रूगढ़ में, तो वहाँ से वो फरार हो गया था। तो वहाँ पुलिस वाले उनको ढूंढ रहे थे, तो ऑफिस से उन्होंने मेडिकल लीव लिया था जिसकी कॉपी मेरे पास है, और मेडिकल लीव लेके वहाँ से वो दिल्ली आ चुके थे। फिर मैं दिल्ली आई। दिल्ली में नोएडा सेक्टर 20 में हमारा मकान था। वहाँ मकान पे गई तो मकान मालिक भी उससे मिला हुआ था और मकान में सारा सामान भरा पड़ा था, मेरी ज्वेलरी, मेरे गहने, कपड़े, और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पति ने मकान खाली कर दिया है और मुझे मकान में घुसने से मना कर दिया। यानी कि आपकी ज्वेलरी और आपके जो पैसे, आपके जो कपड़े थे, वो सब कुछ प्रदीप सरकार अपने साथ ले गए लेके, और उन्होंने इस 28 तारीख को मकान खाली किया और मकान के मालिक कह रहे थे कि वो 2 तारीख को ही खाली करके चले गए हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या ये वजह हो सकती है, क्यों पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है? जगह जगह आपने फरियाद डाली हुई है, हम अभी वो पड़ताल भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को, कहां कहां आपने ये फरियाद डाली है और कहां कहां आपने पापड़ बेले हैं। क्या आपको लगता है किस वजह से पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही? मुझे लगता है पैसे में ताकत है, जहाँ पैसा है वहाँ सब जीतते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है तो शायद मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। ये दर्द हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं और साथ ही अयूब जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से नैना जी ने बताया कि शायद उन्हें लगता है कि उनके पति 1 लाख रुपए से ज्यादा 1 महीने में कमाते हैं और वो 50, 60, 70, 80 जितना भी हो सके खर्च करने की कुव्वत रखते हैं, और ऐसे केसेस को क्या दबाया जाता है? आपने क्या अपने अनुभव में देखा है? देखिए, ऐसा है कि करप्शन तो एक पूरे हिंदुस्तान में एक समस्या तो है ही, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अकेले अगर पैसे के बलबूते पर आदमी उस मामले को नहीं दबा सकता जी। अगर आप मान लीजिए एसएचओ नहीं काम कर रहा तो आप सीओ को अप्रोच करो, सीओ नहीं कर रहा तो एसपी को अप्रोच करो, एसपी भी नहीं कर रहा तो आप कोर्ट को जाओ जी। और कोर्ट अगर उसमें अभी ऐसा नहीं है कि जुडिशरी हमारी बहुत ही निष्पक्ष है और जुडिशरी में बड़े बड़े लोगों को जेल भेजा है। टाइम जरूर लग जाता है किसी चीज में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो इनकी स्टोरी है उससे ऐसा लगता है कि इनके साथ पूरा अन्याय हुआ है और उनके खिलाफ 420 का तो केस होना ही चाहिए अलग से, 498A डाउरी एक्ट का होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस का होना चाहिए, 125 CRPC जो मेंटेनेंस है वो हर पति की जिम्मेवारी है कि वो अपनी पति को मेंटेन करे, तो वो भी ये कर सकती है और मेरे ख्याल से इन्होंने किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने कई केसेस दर्ज कराए। नैना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारी टीम ने आपसे जाना है, हमें पता है, लेकिन हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपका पति आपके साथ आपसे दूर जाना चाहता है? क्यों इस तरीके की हरकतें आपके साथ होती हैं? क्योंकि वो एक अय्याश टाइप का आदमी है। जो इंसान अपनी 20 साल की पत्नी को छोड़ सकता है तो मुझे छोड़ने में उससे थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, कि उसको आज़ादी चाहिए। वो घूमना चाहता है, बीबी को जींस पहनाएगा, डिस्को लेके जाएगा, उसको ऐसा पसंद है। वो सोचा था कि मैं जब उससे पार्टी में मिली थी तो मैंने भी जींस पहन रखा था, उसे लगा मैं मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ, लेकिन मैं आमतौर पे सिर्फ पार्टी के लिए मैंने पहना था, वरना मैं भी एक घरेलू औरत हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी माँ बाप हैं। मैं भी चाहती थी कि मेरा एक संसार हो जो कि घर हो, परिवार हो, उस टाइप का। लेकिन वो इंसान चाहता था कि मैं एक अय्याश टाइप का जिंदगी जीऊँ, ये अकेली इसके बच्चे को अपने मायके रखेगी और मैं इसे। नैना जी, क्या आपको शादी से पहले मालूम था कि 20 साल पहले उनकी एक बार शादी हो चुकी है प्रदीप सरकार की और इसके बाद आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं?
नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा उम्र हो चला है, और मैंने उनसे 3 महीने का मोहलत भी मांगा था कि मुझे 3 महीने चाहिए, मैं शादी 3 महीने बाद करूंगी, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपको। तो उन्होंने कहा क्या जानना है, चलो मेरे पापा को और मेरे कजिन ब्रदर थे उन दोनों को लेके वो अपनी फ्लाइट के टिकट से हमें कलकत्ता ले गए, और उन्होंने कलकत्ता का वो मकान दिखाया जिसमें मतलब झाले पड़े हुए थे, जो कि 15 साल 10 साल से बंद पड़ा था, और उनकी पहली पत्नी ने दिल्ली में मकान ले रखा था रोहिणी सेक्टर 3 में, वो लोग वहां रह रहे थे, और उस जगह पे कोई नामो निशान नहीं था, बस अलमारी एक और पलंग पड़ा हुआ था। मुझे लगा शायद इनके मम्मी पापा का डेथ हो गया, कोई नहीं है, और आज भी वो मकान वैसे ही बंद पड़ा है। बिल्कुल वैसे ही वो मकान बंद पड़ा हुआ है। लेकिन आपकी भी ये दूसरी शादी थी, क्या प्रदीप को इस बारे में जानकारी थी? जी हाँ, जानकारी थी, जबकि मेरे बच्चे थे, मेरे बच्चों से वो बात किए, मेरे घर पे आए, बनारस में आए, और बनारस में ही हमारी शादी हुई, और शादी में मेरे दोनों बच्चे भी मौजूद थे, जिसका सीडी कैसेट में मास्टर कॉपी भी है, जिसमें बच्चे उन्हें पापा पापा कह रहे हैं शादी के पहले। बिल्कुल, तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं पूरी निकल कर आ रही है। वकील साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, अब आपने पूरा केस हमारी समझ से समझ लिया है, क्या आपको लगता है ऐसे हालात में नैना सरकार जी अब क्या करें? नहीं, मैंने पहले भी आपसे बताया कि अब इन हालात में जो 2-3 ऑप्शन इनके पास हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये 125 में अपना मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल करें। दूसरा 498A डाउरी एक्ट में ये कंप्लेंट फाइल करें, पुलिस नहीं करती है कोर्ट में जाए। तीसरा ये डोमेस्टिक वायलेंस का भी कर सकते हैं। और चौथा, चूंकि इनके साथ चीटिंग हुआ है, इनको बताया नहीं गया कि साहब पहले से वो शादीशुदा है, तो उस 420 का भी ये कंप्लेंट लिखा सकते हैं। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है तो ये कोर्ट में भी कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट केस बहुत सारे नैना जी ने फाइल किए हैं। नैना जी, आप खुद बताइए, आपने कहां कहां अब तक जो दरखास्त है वो लगाई है, कहां कहां आपने अपने FIR दर्ज कराई है, कैसे कैसे आप आगे बढ़ी हैं और क्यों आपको इंसाफ नहीं मिला अब तक? डिब्रूगढ़ में मैं शादी करके बंगाई गांव गई थी उनके साथ। बंगाई गांव में शादी के दूसरे दिन से ही उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। फिर 2-3 महीने बाद मेरे बच्चे आए थे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी में, तो वो उनको भी मारा उन्होंने, मुझे भी मारा, मम्मी को धक्का दे दिया, फिर मम्मी का हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। तो उस वक्त हमने मार कर वहां से वो फरार हो गया था। बोला था कंपनी वालों ने मुझे कि क्वार्टर खाली कर दीजिए, उनका नौकरी चली गई है, झूठ बोला था, मुझे क्वार्टर से निकालना चाहा। फिर मैं पुलिस वालों के पास गई और वहाँ मेरा मेडिकल हुआ और वहाँ मैंने केस फाइल कराया। तो उन्होंने FIR लिखने के लिए मुझे कह दिया कि FIR लिख चुका हूँ। मैंने कहा कॉपी दे दीजिए, वो मेरा पहला FIR, जबकि मुझे उतना तजुर्बा नहीं था कि FIR कैसा होता है जी। तो उन्होंने कहा कि बाद में मिलता है FIR कॉपी, आप अभी मत लीजिए, आप हस्बैंड को आने दीजिए। फिर 10 दिन लग गए उन्हें आने में, और उन्होंने फोर्स करके उन्हें फोन करके बुलवाया, और बुलवा के उनसे 40,000 रुपए लिए और उन्हें छोड़ दिया। ये पुलिसिया पड़ताल है, इस तरीके से नैना जी आगे जाती हैं, और इस जो तरीका है उस तरीके के साथ ये पूरी कार्रवाई होती है। और अब हम अपने दर्शकों के सामने चैनल 1 न्यूज की एक और पड़ताल सामने रख रहे हैं। ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसाफ के लिए नैना ने आखिर कितने पापड़ बेले हैं, कहां कहां उन्होंने FIR दर्ज कराई, ये पूरा ब्यौरा जरा देखिए आप। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं 2-3 बार गई भी थी, तो उन्होंने नबी करीम थाने में मलिक सर को फ़ोन करके बोला था SHO को कि आप देखिए, DCP ने। फिर उसके बाद उन्होंने देखा, वो केस उन्होंने कमला मार्केट में भेज दिया था। वहाँ से भी मैंने विड्रॉ कर लिया था, वो भी मेरे साथ गया था, नीचे खड़ा था। FIR का कोई एक्शन नहीं है, वहाँ मैंने विड्रॉ नहीं किया है और कुछ हुआ भी नहीं। मैंने नहीं पूछा। उन्होंने कहा जब वो आएगा तो आप उसको मार के यहाँ पे लेके आइएगा। अब मैं कैसे उसे, एक आदमी को एक औरत मार के कैसे ले जाएगी? मार के उसे लेके आइएगा यहाँ पे, हम उसको बंद कर देंगे। अब मैं उसको कहाँ से ढूंढ के मार के लाऊंगी? उस समय उसने मेरे आंखों पे मारा था। यहाँ पे पिज्जा हट है,
वहाँ पे मारा था, सब पब्लिक प्लेस में सभी ने देखा था और तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश की थी। तो सभी लोगों ने वहाँ पकड़ लिया था। फिर थाने आए थे हम लोग, थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने कहा, मैंने एप्लीकेशन भी उन्हें लिख के दिया, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या बातचीत किया और उनके बात करने के बाद वो लोग सभी मुझ पर दबाव देके, उन्होंने एक लेडी थी और एक एजेंट से कुछ दीक्षित या मिस्र हैं, पता नहीं, वो वहाँ बैठते हैं, जो है इंचार्ज हैं, हाँ पुलिस वाले थे, कि आप विड्रॉ कर लो, अगली बार अगर ऐसा करेगा तो फिर हम आपका साथ देंगे। अट्ठाईस तारीख को वो मुझे मारपीट करके वहाँ से भाग आया, ऑफिस गया, सारे घर के सामान लेके निकल चुका था। उस दिन मेरी तबीयत भी खराब थी, तो वो सुबह गया, दोपहर को तो फ़ोन किया उसने कि मैं नहीं आऊँगा घर। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा है कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल गई है 16 साल की, मैं उसको लेके जा रहा हूँ बेंगलोर। ऐसा बोल के वो वहाँ से मतलब सचमुच का रात को नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं आया। 2 दिन बाद मैंने 3 दिन बाद जाके 1 तारीख को एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें मेरा मेडिकल भी हुआ और स्पॉट भी आया, सारे निकले जो चोट लगे थे, और उन्होंने केस भी फाइल किया। ऑफिस भी गए वो, वहाँ पे उसने मेडिकल लीव ले रखा था और मेडिकल लीव लेकर वो वहाँ से फरार था। तो जैसे मैं वहाँ गई थी, वो मुझे पूछा कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं कोर्ट आई हूँ, तुम पे केस करूँगी, तुम नहीं आ रहे हो, मार कर भागे हो, मैं मेंटेनेंस का केस डालने आई हूँ। तो उसने कहा कि तुम केस डाल रही हो, मुझसे मिलो एक बार, केस मत डालो। मैंने कहा ठीक है आओ। तो वो आया कोर्ट के बाहर, और एक गली थी जो मेन रोड पे जाती है बीच वाली, उस गली पे बुला के उसने बोला क्या केस डालोगे, दिखाओ क्या क्या ले आई हो। मैंने कहा नहीं दिखाऊंगी। बोला ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, रहने लगूंगा। फिर उसने डॉक्यूमेंट्स छीनने लगा, मैं चिल्लाने लगी, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। उसने मुझे सर पे किसी चीज़ से वार किया और भाग गया। वाइट कलर की गाड़ी में था। रोहित, अब आपके पास आ रहे हैं। ये पड़ताल हमारे दर्शकों ने देखी, कहां कहां कब कब शिकायत दर्ज कराई और आखिर नतीजा क्या रहा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने प्रदीप सरकार से बातचीत की है? प्रदीप ने क्या कहा है इस बारे में, वो क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, नैना सरकार से बात करने के बाद हमने उसके पति प्रदीप सरकार से बात करने की कोशिश करी। हमारा ये मानना था कि प्रदीप सरकार भी हमारे साथ जुड़े और अपना पक्ष इस बात में रख सके कि कितनी सच्चाई इनकी बातों में है जो ये आरोप इन पे लगा रही हैं। 10 से ज्यादा बार प्रदीप सरकार से संपर्क करने की कोशिश की गई, उन्हें कॉल किया गया, उन्हें मैसेज छोड़ा गया, उनके वकील को कॉल किया गया, लेकिन हमेशा उन्होंने कॉल उठाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने कॉल उठाया तो उन्होंने सभी बातों को नकारते हुए फोन रख दिया। जो मैसेज उन्हें किया गया उसका रिप्लाई भी उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं वो इस बात से पीछे हट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्टैंड लेने से पीछे हट रहे हैं कि जो नैना सरकार उन पर आरोप लगा रही है वो सही है, और इसी के चलते वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं नैना सरकार जो उन पर आरोप लगा रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, जिसके चलते प्रदीप सरकार हमारे किसी भी तरह के संपर्क जो हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं उनका इंकार करते आ रहे हैं। कॉल की गई, उन्हें मैसेज किया गया, उन्हें मेल किया गया, उनके लॉयर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क का कोई जवाब नहीं दे रहे। ये एक बड़ा सवाल है। क्या प्रदीप को कोई समन भी कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, उसका कोई जवाब प्रदीप ने दिया है? कोर्ट ने कई बार प्रदीप सरकार से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन हमेशा उन्होंने कोर्ट की पेशी के दिन वहां वो नहीं पहुंचे, और हमेशा कोर्ट ने दोबारा एक समन उन्हें भेजा कि आप कोर्ट में उपस्थित होइए, जो पेशी की तारीख है उस पर उपस्थित होइए। अगर नैना सरकार से आप इस सवाल को पूछे तो वो इस पर और जानकारी दे पाएंगी किस तरह से रोहिणी कोर्ट में और 30 हजारी कोर्ट में जब पेशी की तारीख होती थी तो उस दिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने एक बार दोबारा उन्हें समन भेजा है। बिल्कुल, दोबारा समन भेजा गया। हम नैना के पास चल रहे हैं। नैना, आपसे जानना चाहेंगे हम, आखिरी कदम आप चाहती क्या है? क्या आप प्रदीप सरकार से तलाक लेना चाहती हैं? तलाक लेना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहना शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल, और जो रोहित बता रहे हैं कि कोर्ट में उन्हें समन भेजा गया, वो नहीं पहुंचे, क्या हुआ वहां पर? उनकी कंपनी भी शायद मिली हुई है कहीं ना कहीं, यूएम इंडिया ग्रुप लिमिटेड, जो कि वो वहाँ रहते भी हैं। तो मैंने खुद देखा है कि उनकी पहली पत्नी ने मेंटेनेंस का केस डाला था, जिसकी फाइल मेरे पास है, जिस नोटिस उनके पास आया था। उनकी पहली पत्नी को भी उन्होंने 1 साल से मेंटेनेंस नहीं दिया था। जी।
तो उन्होंने केस किया था, तो अभी जाके कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है और वो भी चुपके से अकेले में जाके कोर्ट में जाके कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और जब वहाँ नोटिस जाता था और मेरा भी नोटिस आज जाता है तो वो कहते हैं कि उन्होंने कंपनी से काम छोड़ दिया है, जबकि वो अपने कैबिन में रहते हैं और मुझसे अपनी लैंडलाइन से बात करते हैं। तो बिल्कुल कंपनी से काम छोड़ दिया है, कंपनी भी कहीं ना कहीं इस पूरी मिलीभगत में शामिल है। अयूब जी, अब आपसे समझना चाहेंगे क्या इस कंडीशन में, क्या इस हालात में नैना आगे कदम बढ़ाएं, क्या करें? जब समन भेजा जाता है तो कंपनी कहती है कि कंपनी से उन्होंने काम छोड़ दिया, किसके नाम ये समन भेजा जाए, कहां पर ये समन भेजा जाए, कैसे काम चलेगा? देखिए, ऐसा है कि जब कोई समन जाता है और अगर वो टर्न अप नहीं होता आदमी, तो कोर्ट उसके खिलाफ एक्स पार्टी भी प्रोसीड कर सकती है जी। और जैसे मेंटेनेंस का है तो वो एक्स पार्टी प्रोसीड हो सकता है और एक्स पार्टी डिग्री बन सकती है। कोर्ट जो भी समझे, मुनासिब समझे, जितना भी मेंटेनेंस बांधेगी, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बांधने के लिए भी वो कितनी आमदनी आदमी को होती है, कितना उसका खर्चा होता है, वो सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद ही मेंटेनेंस बांधते हैं। जहाँ तक सवाल है 498 वाले का, तो कोर्ट के पास ऑप्शन मौजूद है कि कोर्ट वारंट भी कर सकती है और उनके कुर्की वारंट भी कर सकती है। तो ये पुलिस पे फोर्स भी हो सकता है कि चलिए समन पे ना आए कोई बात नहीं, लेकिन वारंट जाएंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस कहीं ना कहीं उसको पकड़ के लाएगी, या तो अगर वारंट पे भी नहीं आता तो जो उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकती है और उसको कुर्की वारंट भी कोर्ट कर सकती है। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन इनके पास मौजूद है। ये अपने लॉयर से कांटेक्ट करके वहाँ उसको प्रोसीड कराए। कोर्ट को अगर ये सेटिस्फाई कर दे कि वो जानबूझ करके कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि अगर कोर्ट को इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया कि वो जानबूझ करके कोर्ट में नहीं आ रहा, तो वो इसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है। और चूंकि जिस कंपनी में वो काम कर सकता है वो सीधे कंपनी को भी डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट। बिल्कुल, डायरेक्ट कोर्ट कर सकती है और ये ऑप्शन नैना जी आपके पास है, आप इस पर अमल करके देखें, शायद आपको इस पर सफलता मिल जाए। लेकिन हम आपकी आवाज लगातार अपने चैनल पर उठाते रहेंगे और आपकी तरह जितनी भी महिलाएं इस तरीके से महिला उत्पीड़न का शिकार होती रही हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए चैनल वन न्यूज के मजबूत इरादे, बढ़ते कदम हमेशा तैयार हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित आपका शुक्रिया, अयूब जी आपका शुक्रिया, नैना जी आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी है तो उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस राह आगे बढ़ें कि आपका भविष्य हो उज्जवल, देखिए हमारा खास